हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन एंड डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। किसी भी रिसर्च को करने से पहले हमें ये पता लगाना होता है कि उस रिसर्च को करने का हमारा गोल क्या है, वो रिसर्च हम क्यों करना चाहते हैं। ये गोल्स हो सकते हैं डेटा एनालिसिस एंड डेटा गैदरिंग, थियरी डेवलपमेंट, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन। मान लीजिए कि आपको एक स्टडी करनी है जिसमें आपको ये पता लगाना है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के स्लीप का उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको एक हाइपोथेसिस बनाना होगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन बनाना। जैसे कि इस स्टडी में आप अज्यूम कर सकते हैं कि जिनकी स्लीप हैबिट्स अच्छी होती है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा गैदरिंग का। डेटा गैदरिंग में आप डेटा कलेक्ट करेंगे उनकी स्लीप हैबिट्स एज वेल एज उनके एकेडमिक ग्रेड्स के बारे में। डेटा गैदरिंग के बाद आपको उस डेटा को एनालाइज करना होगा स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से, और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको ये पता लगाना होगा कि आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही आई है या नहीं। इसे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कहते हैं। अब इस रिसर्च में जो भी आपका कंक्लूजन आएगा उसकी मदद से आप एक थियरी भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये थियरी बना सकते हैं कि जिनकी स्लीप हैबिट्स अच्छी होती है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उतना ही बेहतरीन होता है। साथ ही इस स्टडी में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल उसकी मदद से आप पेरेंट्स एंड टीचर्स को एजुकेट कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि किस तरह से स्लीप हैबिट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से आप अपने स्टडी को रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। अब जानते हैं रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सेकेंड है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, थर्ड है सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, एंड फोर्थ है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के थॉट्स, इमोशंस एंड उसके बिहेवियर को स्टडी करना। इसे 3 तरह से किया जा सकता है। पहला है लैब एक्सपेरिमेंट, सेकेंड है फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड तीसरा है नेचुरल और कॉसी एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जानेंगे लैब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। लैब एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्च लैब्स में लैब एक्सपेरिमेंट में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं: इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लैब एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल करके उसका स्टडी पे क्या असर होता है ये देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्टडी करनी है जिसमें आपको ये पता लगाना है कि कैफीन लेने से लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी पे क्या असर पड़ता है, तो इसके लिए आपको कुछ पार्टिसिपेंट्स इकट्ठा करने होंगे और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करना होगा। एक ग्रुप होगा कैफीन ग्रुप एंड दूसरा ग्रुप होगा नॉन कैफीन ग्रुप। कैफीन ग्रुप को आप एक ड्रिंक देंगे जिसमें कैफीन मिला होगा। दूसरे नॉन कैफीन ग्रुप को भी आप सिमिलर दिखने वाला ही ड्रिंक देंगे, बस उसमें कैफीन नहीं मिला होगा। ड्रिंक देने के कुछ टाइम के बाद उनका आप मेमोरी परफॉर्मेंस चेक करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किस ग्रुप का शॉर्ट टर्म मेमोरी परफॉर्मेंस बेटर आया है। तो ऐसे स्टडीज में रिसर्चर का पूरी तरह से एनवायरनमेंट पे कंट्रोल होता है, इसीलिए इसे लैब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि लैब एक्सपेरिमेंट में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं: इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे अपना असर डालता है, यानी कि इस वेरिएबल को मैनिपुलेट करके रिसर्चर डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है ये जान सकता है। तो इस स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैफीन इन द ड्रिंक। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर असर पड़ता है। तो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है शॉर्ट टर्म मेमोरी परफॉर्मेंस। अब इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे अपना असर डाल सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होता है, इसे ही कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि इन वेरिएबल्स को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो स्टडी में ये नहीं पता लगेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो असर आया है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ग्रुप में जो 2 ग्रुप बंटे हुए हैं इसमें किसी एक ग्रुप में यंग एज पॉपुलेशन को ज़्यादा रख दिया जाए और दूसरे ग्रुप में ओल्ड एज पॉपुलेशन को ज़्यादा रख दिया जाए, तो इससे ओल्ड एज पॉपुलेशन की हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी परफॉर्मेंस सही ना आए, तो इस तरह से स्टडी इनवैलिड हो जाएगी। तो एज एक फैक्टर हो जाता है जो कंट्रोल वेरिएबल में जाता है। इसके अलावा उस एनवायरनमेंट में नॉइज लेवल कैसा है वो भी कंट्रोल वेरिएबल में जाता है, क्योंकि नॉइज लेवल की वजह से भी डिस्ट्रैक्शन होने से मेमोरी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। साथ ही कौन से टाइप का एंड कितना अमाउंट का कैफीन एडमिनिस्टर किया जा रहा है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को सेम टाइप एंड सेम अमाउंट ऑफ कैफीन एडमिनिस्टर करना है, ये भी एक कंट्रोल वेरिएबल हो जाता है। नेक्स्ट है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स उन एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स के एक्चुअल एनवायरनमेंट या रियल लाइफ सिचुएशंस में जाके एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में
वेरिएबल्स पे रिसर्चर का उतना कंट्रोल नहीं होता है जितना लैब एक्सपेरिमेंट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ये पता लगाना है कि ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड का स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, तो इसके लिए वो रिसर्चर एक्चुअल स्कूल में जाएगा और वहाँ पे सेम स्टैंडर्ड की 2 क्लासेस सेलेक्ट करेगा। एक क्लास को ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड में पढ़ाया जाएगा एंड दूसरी क्लास को ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद दोनों ही क्लास का एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि किस क्लास का एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर है। तो जब इस तरह से आप पार्टिसिपेंट्स के एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाके किसी स्टडी को कंडक्ट करते हैं तो उसे ही फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लास्ट है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स भी फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की तरह नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में वेरिएबल्स पे रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। साथ ही ये नेचुरली अकरिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें रिसर्चर इन्हें होने से रोक नहीं सकता है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में उन चीज़ों पे स्टडी की जाती है जो लैब सेटिंग में करना इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ये पता लगाना है कि एक्सीडेंट्स होने पे वहाँ पे खड़े आसपास लोगों का क्या बिहेवियर होता है, क्या वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश करते हैं या नहीं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो सिर्फ जहाँ पे एक्सीडेंट्स हुआ है उस जगह पे जो आसपास खड़े लोग थे उन्होंने उस टाइम पे क्या बिहेवियर दिखाया, बस इसके बारे में पता लगाता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को ही नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। सेकेंड रिसर्च मेथड है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में ये स्टडी किया जाता है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर या फंक्शंस की वजह से हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इमोशंस या बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च 3 टाइप के होते हैं। पहला है पोस्टमार्टम स्टडी। पोस्टमार्टम स्टडी में पर्सन की डेथ के बाद उसके ब्रेन को एग्जामिन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि डेथ के पहले उसे जो भी साइकोलॉजिकल डेफिसिट थे वो किस वजह से थे। जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्चेज इसी तरह से कंडक्ट किए जाते थे। सेकेंड है न्यूरो इमेजिंग स्टडीज। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज में ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को के इमेजेस को एग्जामिन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन कोई कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो उसके ब्रेन के इमेजेस को स्टडी किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ऐसे टाइम पे उसके ब्रेन के किस पार्ट में ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है और कौन सा एरिया स्टिमुलेट हुआ है। थर्ड है स्टडी ऑन कॉग्निटिव डेफिसिट। ये न्यूरो इमेजिंग स्टडीज की ही तरह किया जाता है, बस इसमें जिस पर्सन को जो भी कॉग्निटिव डेफिसिट है वो उसके ब्रेन के इमेजेस को एग्जामिन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ब्रेन के किस पार्ट में डैमेज होने की वजह से उसे ये कॉग्निटिव डेफिसिट हुआ है। नेक्स्ट रिसर्च मेथड है सेल्फ रिपोर्ट मेथड। सेल्फ रिपोर्ट मेथड में जिस भी पार्टिसिपेंट या इंडिविजुअल पे स्टडी की जा रही है वो खुद रिसर्चर को अपने बारे में बताता है। इसके लिए रिसर्चर इंटरव्यूज कंडक्ट करता है या फिर क्वेश्चनेयर्स बना के उनसे फिल करवाता है। सेकेंड मेथड है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में किसी भी केस का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्किजोफ्रेनिया का एनालिसिस करना है तो वो उन लोगों को सेलेक्ट करेगा जिन्हें स्किजोफ्रेनिया हुआ है और फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, उनके कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, कौन से रिपोर्ट्स हुए हैं और मेडिसिन कौन सी चल रही है, इस तरह के ईच एंड एवरीथिंग वो रिसर्चर उनके बारे में फाइंड आउट करता है। तो इस तरह के ही स्टडीज को केस स्टडीज कहते हैं। थर्ड है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स की तरह ही नेचुरल एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिसर्चर को किसी बच्चे का प्ले बिहेवियर पता करना है उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो वो प्ले ग्राउंड में जाके उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स में किसी भी चीज के बारे में हमें बहुत ही गहराई से पता चलता है जो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स में यानी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते वक्त हमसे रह जाती है। लास्ट रिसर्च मेथड है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर सिमुलेशन में कंप्यूटर्स को ह्यूमंस की तरह सोचने और समझने जैसा बनाया जाता है और फिर उनके बिहेवियर को एग्जामिन किया जाता है। कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन स्टडीज को कंडक्ट करना आसान हो जाता है जिन्हें अदरवाइज नहीं कंडक्ट कर सकते हैं या जो बहुत कॉस्टली होते हैं या एथिकली रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा पहले भी मैंने बताया कि अगर हमें ये पता करना है कि एक्सीडेंट होने पे लोगों का क्या बिहेवियर होता है तो हम एक्चुअल एक्सीडेंट करा के ये नहीं चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और पार्टिसिपेंट्स के थॉट प्रोसेस को मॉनिटर करके ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन में वो किस तरह का बिहेवियर करेगा। कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत बड़े बड़े रिसर्चेज हुए हैं जिसकी वजह से कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने में बहुत मदद मिली है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।